Welcome everyone to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing the fourth video of general science. And due to some of your support, we have crossed the 110 mark of subscription. But the effort is not going very well. हम लोगों को इसको क्रॉस कराना होगा +90 एटलीस्ट एट द एंड ऑफ दिस मंथ. एटलीस्ट 200 हमारा होना चाहिए सब्सक्राइबर. क्या होता है कि सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा होता है तो उतना ज़्यादा मेरा इवॉल्वमेंट क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में उतना दिल लगता है. वैसे क्या हो रहा है, मेरा थोड़ा सा दिमाग और सभी का, किसी का भी जो चैनल बनाता है यूट्यूब, वो चाहता है कि उसका चैनल थोड़ा ज़्यादा फेमस हो. तो आप लोग भी थोड़ा दिल से कोशिश करिए. अगर शेयर करिएगा तो कम से कम एटलीस्ट हर आदमी का 80 से ज़्यादा फ्रेंड होता ही है. तो सबसे बोलिए कि देखिए ये भाई ने स्टार्ट किया है एक नया चैनल, इसको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है. देते रहिए, आप शेयर करिए. 200 या 2000 भी कमी है, लेकिन फिर भी मैं 200 एटलीस्ट ले रहा हूँ एट द एंड ऑफ दिस अगस्त मंथ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन. ह्यूमन में जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन माने क्या हुआ? वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, या ऑलमोस्ट अभी तक कोई प्रूफ नहीं निकला कि इसका क्या यूज़ हमारे बॉडी में होता है. तो जैसे कि हमारा एयर मसल, यहाँ पर जो मसल मौजूद होता है, इसका आंसर यही है. मैं लिख ले रहा हूँ पहले. एयर मसल. एयर मसल जो होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. इसका क्या यूज़ है यहाँ पर मसल रखने का, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ. तो इसीलिए हम लोग इसको वेस्टिजियल, वेस्ट वाला वर्ड जो होता है इसी का प्रोनाउंसिएशन में निकलता है वेस्टिजियल. ठीक है. और इसमें एक और एग्जाम्पल होता है अपेंडिक्स. आए दिन हम लोग सुनते हैं कि किसी ना किसी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो वो एक स्टोमिक, या अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का ड्राइंग बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का एक ड्राइंग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. जो एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके लास्ट के एक पोर्शन में एक छोटा सा पोर्शन निकला रहता है, और वही को बोलते हैं अपेंडिक्स. समझे? तो अपेंडिक्स इसको बोलते हैं. अब कभी कभी क्या होता है कि खाना का कोई पोर्शन, चावल वगैरह कुछ अटक जाता है, तो क्या करता है कि डॉक्टर उसको रिमूव कर देता है. और इससे क्या होता है, कोई डैमेज नहीं होता है फर्दर. मतलब कि कोई ऐसा डैमेज नहीं होता है बॉडी पे जिससे कोई इफेक्ट पड़े. तो इसीलिए इसको अभी तक वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं. और एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है हमारे बैकबोन में, जो स्पाइनल कॉर्ड का बैकबोन होता है, उसका जो लास्ट बोन होता है, उसको क्या बोलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. थोड़ा इन्वॉल्व होइए, मेरे साथ भी इन्वॉल्व हुए. मुझे बहुत बोरियत लगने लग रहा है. मैं फ्रैंकली कहूँ, मैं जब यूट्यूब क्लास स्टार्ट किया था एजे क्लासेस, तो मुझे लगा था कि उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा. फिर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो मैं इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इतना कम सब्सक्रिप्शन में मेरा दिल एकदम नहीं लग रहा है. तो थोड़ा मेरे को अपलिफ्ट करिए. मैं इंशाल्लाह अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ. चलिए नेक्स्ट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विथ राइज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. अब विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड. रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड. हम और आप, हम लोग जब चलते हैं, चलने में क्या होता है, हम चल रहे इस तरफ, जैसे मैं यहाँ से यहाँ आया, तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है हमारे अपोजिट में. तो ये जो फ्रिक्शन होता है, ये भी एक रेजिस्टेंट फोर्स होता है, जो कि बॉडी मतलब कि सरफेस कांटेक्ट में होता है. और इसी रेजिस्टेंस जब ये लिक्विड फ्लूइड में होता है तो उसको विस्कोसिटी बोलते हैं. और इसका टेम्परेचर के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो बढ़ेगा. इनफैक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं होता. डायरेक्टली बोलने से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा था तो विस्कोसिटी भी बढ़ना चाहिए. ठीक है. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आगे बढ़ते हैं. विच मेटल्स ऑफ आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव. अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे मेटल्स में, एक चैप्टर में मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज का एक ट्रिक भी दिया हूँ, आप ट्रिक वीडियोस में जाके देख सकते हैं. तो इसके बाद आता है हमारा कॉपर, फिर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. ये सब क्या होता है कि हाइड्रोजन से नीचे पड़ता है रिएक्टिविटी सीरीज में. तो ये लोग क्या होता है, ये लोग जो होता है हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के बनिस्बत. ठीक है. और इसी तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. जैसे कि इससे आगे, हाइड्रोजन से आगे होता है जिंक, आयरन. ठीक है. इस तरह के जो एग्जाम्पल से आप रिएक्टिविटी सीरीज को देख लें तो और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन का क्या माने हैं.
व्हेन डज हार्ट रेस्ट? हार्ट रेस्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉम्प्लीमेंटिव टाइप का आ जाता है, मतलब कि आदमी को कन्फ्यूजन में डाल देता है कि हार्ट रेस्ट किया तो आदमी तो मर गया। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, दो प्रोसेस होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, एक होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है, बहुत ही कम टाइम में होता है दोनों काम। तो रिलैक्सेशन को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोल, और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में कभी कभी आता है। तो इसी दौरान में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसके बीच में, कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद 0.8 सेकंड के लिए हार्ट जो है जस्ट 0.8 सेकंड के लिए जस्ट ऐसा रुकता है कि आपको महसूस नहीं होता है कि हार्ट रुक गया। ठीक है, वो बस 0.8 सेकंड के लिए रुकता है, उसके बाद फिर इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन माने होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्सेशन माने हो रहा है रिलैक्स हो रहा है। तो इसी टाइम में वो थोड़ा सा रुका तो वो रुकने ही को रेस्ट बोल रहा है यहाँ, और कोई रेस्ट का बात नहीं हो रहा है, रेस्ट इन पीस नहीं बोल रहा है। ठीक है, व्यू फाइंडर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल गाड़ी वगैरह में हम लोग व्यू फाइंडर मतलब जो सामने में एक शीशा रखते हैं जिससे पीछे का दिखाई देता है, तो वो जो रहता है वो कौन सा मिरर यूज़ करता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसी टाइप का कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशंस अगर हम लोग देखते हैं, जैसे व्यू फाइंडर हुआ, और आप सन ग्लासेस में देखिएगा, जो हम लोग सन ग्लासेस पहनते हैं उसमें भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पोर्शन में होता है कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का यूज़ काफ़ी है और उसके एप्लीकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ऑप्थेल्मोस्कोप में जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप में भी कनकेव मिरर रहता है। फिर शेविंग वाला बार बार आता है, शेविंग मिरर में, शेविंग मिरर। ठीक है, हेडलाइट। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑप्थेल्मोस्कोप और शेविंग मिरर वाला। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज हाईएस्ट इन, ये हाइयर होता है इंसुलेटर के केस में। ठीक है, इंसुलेटर जो कि ना कंडक्टर होता है, ठीक है, जो नॉट कंडक्टर या बैड कंडक्टर को हम लोग इंसुलेटर के नाम पे जानते हैं, और इसी का वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी लोअर होता है सुपर कंडक्टर के केस में। ठीक है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कौन होता है, सेमी कंडक्टर का दूसरा नाम होता है सुपर कंडक्टर, मतलब थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी देता है। और सेमी कंडक्टर का अगर हम लोग मेन एग्जाम्पल पढ़ें तो सेमी कंडक्टर का मेन एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही दोनों आंसर में आता है। और इनफैक्ट सिलिकॉन का कभी कभी एप्लीकेशन पूछता है कि आईसी चिप्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो होता है, जैसे कि हमारे मोबाइल वगैरह में भी रहता है, ग्रीन कलर का जो चिप रहता है पीछे में, कभी अगर आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में जाइएगा तो देखिएगा वो ग्रीन कलर का जो चिप होता है उसको आईसी चिप बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वो बना रहता है सिलिकॉन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉइल ऑफ अ हीटर, एक हीटर जिसमें हीट करते हैं, वो किस चीज़ से बना रहता है, तो वो बना रहता है निक्रोम से, NiCHROME। तो निक्रोम को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका एक केम तो होगा कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, बहुत ग्रेटर होता है, और दूसरा ये होता है कि उसका रेजिस्टिविटी भी हाई होता है। ठीक है, तो इस दो कारण की वजह से हम लोग निक्रोम को यूज़ करते हैं। हीटर में गर्म होगा, कॉइल जलेगा, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो क्यों यूज़ करेंगे, वो जल्दी जल जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, कॉइल ऑफ बल्ब, बल्ब में कौन सा बल्ब वो रहता है, कॉइल रहता है, तो वो टंगस्टन होता है, टंगस्टन। टंगस्टन का बार बार सिंबल आता है, तो टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो W होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, T से नहीं होता है कुछ भी उसका रिलेशन। टंगस्टन, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके स्क्रीन पे आएगा। आप एक लाइक बटन टिप दीजिए अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है तो, और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू लिखा हुआ है, और ये अभी हाल फिलहाल PSC
कि मिसलेनियस एग्ज़ाम में 2019 का जो मार्च में बिफोर लॉकडाउन जो हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था और मैं गेस मारा था कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी होगा और वो सही हो गया था। खैर आप लोगों को अब गेस मारने का ज़रूरत नहीं है, ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, VAPOUR, वेपर डेंसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू दैट ऑफ C12 एटम। हम लोग कार्बन 12 एटम से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्लास 11 का मोलर वाला मोल कंसेप्ट पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, विच एलिमेंट वाज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एज एक्का एल्युमिनियम। तो एक्का एल्युमिनियम जो है वो जो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था मेंडलीव और जगह छोड़ दिया था या एक्का एल्युमिनियम लिख दिया था, तो उसका नाम है जर्मेनियम। जर्मेनियम। इसी तरीके के एक एक्का सिलिकॉन, ये भी एक जगह छोड़ा था, तो ये जो है गैलियम था, इसका नाम पड़ता है गैलियम, बाद में जब डिस्कवर्ड होता है मोजली के टाइम पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। 3 इनफैक्ट था, एक का एल्युमिनियम था, एक का सिलिकॉन था और एक और एक्का था, एक्का बोरॉन। तो आपको बताना है कि एक्का बोरॉन किस एलिमेंट का नाम पड़ा। आगे जाके जब वो प्रेडिक्शन ख़त्म हुआ, मेंडलीव तो क्या है कि मोस्टली से पहले जो कि एटॉमिक मास पे कर रहा था, एटॉमिक वेट पे सॉरी, तो वही प्रेडिक्ट किया था कि इसका नाम एक्का एल्युमिनियम, माने ऑलमोस्ट एल्युमिनियम से मिलता जुलता प्रॉपर्टी, एक सिलिकॉन के साथ रखा था गैलियम को, और बोरोन का क्या नाम है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वेट को, इंक्रीजेस द वेट ऑफ द आयरन, द वेट ऑफ आयरन। अब रस्ट का कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं Fe2O3.XH2O, X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, ठीक है, या फेरिक ऑक्साइड, इनफैक्ट फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन मैंने रखेंगे। Fe आयरन का 2 फॉर्मूला, 2 वैलेंसी होता है, एक 2 और 3 होता है। जब 2 लेता है तो फेरस होता है, 3 लेता है तो फेरिक होता है। फॉर्मूला का कंसेप्ट आप बचपन में सीख ही चुके होंगे कि ऑक्सीजन का 2 होता है, Fe का 3 हुआ, ऑक्सीजन का 2 हुआ, फिर हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये क्या हो गया, Fe2O3। ठीक है, और रस्टिंग होने के लिए आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर का भी ज़रूरत पड़ता है, तो ये मॉइस्चर की वजह से X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, इन विच कैटेगरीज डिड मैरी क्यूरी गॉट नोबेल प्राइज। मैरी क्यूरी जो है काफ़ी, मैडम क्यूरी बहुत ही फेमस है, मैडम क्यूरी इनका नाम था, मैडम मैरी क्यूरी। तो ये फिज़िक्स में जीती हैं एक चैप्टर पे और एक केमिस्ट्री पे जीती हैं। तो केमिस्ट्री में जीती हैं वो रेडियम एंड पोलोनियम की इजाद करने पे, इन्वेंट करने पे। ठीक है, और फिज़िक्स में हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के लिए इनको और इनके हस्बैंड को, पीरी क्यूरी नाम है उनका, दोनों को जॉइंटली मिला था अलॉन्ग विथ बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल हम लोग जानते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंटर वो हैं, उनके साथ ही मैरी क्यूरी और इनके हस्बैंड पीरी क्यूरी को मिला था। ठीक है, और ये लोग पोलैंड के रहने वाले हैं, इसलिए जब केमिस्ट्री का जो ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ तो ये लोग पोलैंड के नाम पे पोलोनियम नाम रखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडीज मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस। अब ऑर्गन ऑफ बैलेंस क्या हुआ, ऑर्गन ऑफ बैलेंस जो आपको बैलेंस में रखता है, तो ये इनर पार्ट ऑफ द एयर होता है आंसर। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ एयर, एयर माने कान। ठीक है, अब ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं शेर या बिल्ली, इसका पूंछ होता है। अगर आप इसका पूंछ को कभी देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, अगर किसी बिल्ली का पूंछ कटा रहता है तो उसको चलने में बहुत तकलीफ होता है, तो वो उसका बैलेंस मेंटेन करता है। उसी तरीके से हमारा अगर इनर पार्ट ऑफ एयर के ऊपर कुछ इंजरी या कुछ हो जाता है एक्सीडेंट, तो हमारा भी चलने में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस हैज़ हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ। तो ये विटामिन ए में अधिकता होता है, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है
इनफैक्ट इसका एग्जाम्पल में सबसे अच्छा लीवर होता है, ठीक है, लीवर में भी बहुत ज़्यादा होता है, कैरेट, कुछ और एग्जाम्पल्स मैं दे दिया। ऐसे गोल्डन राइस पीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्या है कि लीवर भी आ जाता है, कॉड लीवर ऑयल और कैरेट भी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, हायर द डैश ऑफ एन एलिमेंट स्ट्रॉन्गर विल बी इज ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा एक एलिमेंट का, उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यही क्वेश्चन आता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, तो उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन आएगा। हमारा टाइम लिमिट काफ़ी क्रॉस हो गया, इसलिए मैं इसका आंसर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड ईच किडनी। इसको हम लोग मेडुला से जानते हैं। आप डायग्राम अगर देखिएगा किडनी का, तो उसके आसपास में ही मेडुला रहता है, ठीक है। जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या होता है, जो जेनेटिक स्क्रीनिंग कराता है वो डीएनए चेक करता है। ये यूज़ होता है जैसे कि कोई भी केस वगैरह हो गया, रेप केस या फिर मर्डर केस, उसमें डीएनए चेक किया जाता है कि वो उस इंसान का बिलोंग करता है कि नहीं। आप लास्ट में देख सकते हैं कि डीएनए के बाद लिखा है टू चेक प्रेजेंस ऑफ अ जीन, तो ये जेनेटिक्स के वर्ड से निकल रहा है ये वर्ड जीन, ठीक है। सेम जीन से बिलोंग करता है कि नहीं, वही हेल्प करता है जेनेटिक स्क्रीनिंग। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन, ये हार्ट में पाया जाता है, और इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन या फिर स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है। फ्रेयॉन यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इज केमिकली नोन एज, इसका केमिकल नाम है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, CF2C12 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, हाइपो सोल्यूशन यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो ये हाइपो सोल्यूशन यूज होता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा हुआ है Na2S2O3.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जब से यूज़ होना शुरू हुआ है, तो अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये रिमूव कर दिया सिल्वर ब्रोमाइड। पहले फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का काफ़ी यूज़ होता था, सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता था। आप जान रहे सिल्वर का इन्वॉल्वमेंट मतलब ही है कि थोड़ा कॉस्ट को बढ़ा देगा, लेकिन ये जब से आ गया है सोडियम थायोसल्फेट, तो उसका यूज़ कम हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और ये सोडियम थायोसल्फेट करता क्या है फोटोग्राफी में, ये यूज़ होता है फिक्सिंग नेगेटिव। अगर आप पहले ज़माने का जब हम लोग वीडियो वगैरह देखते थे फ़ोटो, तो उसमें एक नेगेटिव पोर्शन होता था, नेगेटिव से ही सुखा के हम लोग पॉजिटिव वाला फ़ोटो क्रिएट करता था। तो ये नेगेटिव को फिक्स करने के लिए काम आता है ये सोडियम थायोसल्फेट। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग AG क्लासेस। टेक केयर।